नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि बहुत प्रतीक्षित एक वैकेंसी थी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एनडीए की वैकेंसी, काफ़ी समय से उसका इंतजार कर रहे थे कि कब निकलेगी और नोटिफिकेशन उसका जारी हो चुका। आज हम लोग बात करेंगे एनडीए एग्जाम के बारे में। बहुत कुछ चेंजेस आया है इस बार, बहुत कुछ चेंज किया है संघ सेवा आयोग ने। फार्म भरने में बहुत सारा जटिल कर दिया है पहले के कंपैरिजन में। तो फार्म भरने के बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस सब के बारे में पहले विस्तार से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी एनडीए फर्स्ट नोटिफिकेशन 2025 के लिए पहला नोटिफिकेशन जारी हो गया। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि यूपीएससी जो है एनडीए का साल में 2 बार एग्जाम कराता है। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो एनडीए 1 के लिए हुआ है। ठीक है, अगर फॉर्म नहीं डालेंगे इसमें तो अगले आपको 7-8 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आपको मौका मिलेगा दोबारा दूसरे एग्जाम के लिए फॉर्म डालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं एज की, तो एज की क्राइटेरिया जो दे रखा है 2 जुलाई 2006, इस पे इन्होंने देखो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है। मीन कि ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म जो है या डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 2006 है और 1 जुलाई 2009 से पहले का है। ठीक है, इस डेट ऑफ बर्थ के बीच का अगर डेट ऑफ बर्थ आपका आ रहा है तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई कैंडिडेट इससे ऊपर का आ रहा है या इससे पहले का है तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात आती है कि डेट ऑफ बर्थ में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि डेट ऑफ बर्थ कैसे, किस चीज़ से मेजर करेंगे, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैसे करें। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो इन्होंने दे रखा है कि हाई स्कूल की जो मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी वही डेट ऑफ बर्थ ये लोग मानेंगे। आपके आधार कार्ड में कुछ अलग है या बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ अलग है या वोटर आईडी कार्ड में कुछ अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ जो देखी जाएगी वो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में क्या मेंशन है, वो चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, उस वही डेट ऑफ बर्थ का आधार रहेगा, वही डेट ऑफ बर्थ आपकी ओरिजिनल मानी जाएगी। ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इस बार इन्होंने, अभी तक क्या होता था 11th अपियर वाले लोग भी अप्लाई कर देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने 11th अपियरिंग वाले या 11th में जो लोग बंदे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए साफ मना कर दिया कि 11th स्टैंडर्ड वाले लोग इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने एक नई प्रक्रिया शुरू की है, ओटीआर सिस्टम। ओटीआर सिस्टम मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और जो जो डिटेल आपने पर्टिकुलर अपनी भर दी, उसको फिर आगे आप फर्दर चेंज बहुत लिमिटेड चीज़ों में ही कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वन टाइम जो आपने ओरिजिनलिटी अपनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर दी, वो रिकॉर्ड उसमें वेबसाइट में स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर इस बार आपने गलत भर दिया तो नेक्स्ट ईयर आपको ओरिजिनल फार्म भी नहीं भर पाओगे। तो इसलिए 11th वालों के लिए इस बार मना कर दिया गया है कि 11th वाले लोग आवेदन नहीं कर सकते। अब बात आती है कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। जो लोग इस समय 12th में अपियर हैं, यानी 12th के क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं, इनका एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जब भी है आपका होने वाला है। ठीक है, वो लोग ही केवल इस पे आवेदन कर पाएंगे, यानी अपियरिंग कैंडिडेट 12th स्टैंडर्ड वाले लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और अगर किसी वजह से किसी की मार्कशीट मान लिया इनके एग्जाम से होने से बाद या इंटरव्यू तक अगर नहीं आ पाती है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिल पाती है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप फोटोकॉपी मार्कशीट के द्वारा इंटरव्यू भी दे पाएंगे। बस कंडीशन ये है कि 31 दिसंबर 2025 तक आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट अपनी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई हमारी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट चलता है। ठीक है, एनडीए के द्वारा इसमें 3 ट्रेड्स के लिए रिक्रूटमेंट होता है, आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए। तो आर्मी के लिए बात करते हैं तो वैकेंसियों की संख्या है 208 वैकेंसी की संख्या है, जिसमें 10 फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, इसी में से 10 वैकेंसी जो है फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th में आप पढ़ रहे हो, कोई भी स्ट्रीम हो, आपका साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, कुछ भी स्ट्रीम से अगर आप कर रहे हो 12th में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं नेवी और एयरफोर्स की। तो नेवी की बात करते हैं तो इसमें 42 वैकेंसी हैं, जिसमें 6 वैकेंसी जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एयरफोर्स के लिए। तो एयरफोर्स में आपकी 3 तरह की वैकेंसी है। पहली क्या है, फ्लाइंग के लिए। फ्लाइंग के लिए वैकेंसियों की संख्या है 92, जिसमें 2 फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। इसके बाद है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, जिसमें 18 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए, जिसमें 10 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेवल एकेडमी। इसमें 36 वैकेंसी है, जिसमें 5 फीमेल के लिए। तो जहां बात करते हैं नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी, इन तीनों वैकेंसियों के लिए जो योग्यता चाहिए, उसके लिए इंटर में पीसीएम ग्रुप होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों सब्जेक्ट अगर आपने इंटर में पढ़ रहे हो तभी इसमें आवेदन कर सकते हो, या आपने पहले पास कर रखा है, पीसीएम ग्रुप आपके पास है, तभी इसमें आवेदन कर सकते हो। अदरवाइज आप केवल आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर पाओगे, एयरफोर्स, नेवी और नेवल एकेडमी के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। एक चीज़ और है कि इसके लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों का अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई मैरिड कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड वैसे तो इसमें नॉर्मली मांगा जाता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्टैंडर्ड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर किसकी हाइट चाहिए होती है मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और 152 सेंटीमीटर की फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए मिनिमम, कम से कम। इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो, इतनी हाइट है तो आप ओके हो। ठीक है, लेकिन वही बात करते हैं हम एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए, यानी पायलट के लिए, अगर एयरफोर्स पायलट आप बनना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम हाइट जो है 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 162 सेंटीमीटर से नीचे है तो आप फ्लाइंग के लिए नहीं कर सकते, नहीं पायलट के लिए आप अपनी आवेदन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन कैसा होता है? इतना बड़ा एग्जाम है, इसमें पहला होता है रिटन टेस्ट, दूसरा होता है एसएसबी और मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो रिटन टेस्ट का जो एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें 2 तरह के पेपर होंगे। एक पेपर होगा पहला मैथमेटिक्स का आएगा, ठीक है, दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 120 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन करीब 2.5 नंबर का होता है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 नंबर का टोटल ये होता है। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करते हो 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, 2.5 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं जनरल एबिलिटी के लिए। जनरल एबिलिटी में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, तो ये टोटल जो है 600 नंबर का ये पेपर आता है। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं 2.5 आवर्स इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, इस जनरल एबिलिटी में जो है 200 नंबर की इंग्लिश का पेपर होता है, लगभग 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। ठीक है, और 400 नंबर का जीके का होता है। जीके में आपका क्या क्या चीज़ सब्जेक्ट इंक्लूड रहेगा? जीके में आपकी फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगा और क्या नाम है सोशल स्टडी आएगा। इसके बाद बात करते हैं जीके। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये 400 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल ये नंबर जो सेकंड पेपर होगा वो 600 का होगा। इसके लिए टाइम पीरियड भी 2.5 आवर यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो टोटल जो रिटन एग्जाम होगा 900 का एग्जाम होगा। अब बात करते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। अगर आप कोई रॉन्ग आंसर टिक करते हैं तो 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। अब बात करते हैं कि क्या सही आंसर अगर आपको नहीं आता है, आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो क्या नंबर कटेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपने कोई ऑप्शन टिक नहीं किया, किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं किया, ना सही किया ना गलत किया, तो उसके ना आपको नंबर मिलेंगे ना आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का खास तौर ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कट ऑफ की। लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी की? तो हम बात करते हैं 2023 और 2024 की कट ऑफ की बात करें तो 2023 में लगभग करीब 290 के आसपास, 291 के आसपास कट ऑफ गई थी। ठीक है, यही बात करते हैं कि 2024 में, तो 2024 में करीब 301 के आसपास कट ऑफ गई। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि आप 290 से लेके 310 तक आप अगर स्कोर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है आपका इसमें सिलेक्शन होने का। ठीक है, तो सिलेक्शन हो सकता है।
ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या एक ही पेपर में आप इतने नंबर ले आए तो सिलेक्शन होगा? जी नहीं, दोनों पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, जिसमें 25% इसमें और 25% इसमें, दोनों में कम से कम 25% पासिंग मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो आप अगर 75 इसमें ले आते हैं, ठीक है, तो आप इस मैथमेटिक्स में पास माने जाएंगे। बाकी रेस्ट आप मार्क्स आप इसमें ले आते हैं तो आप इसमें पास माने जाएंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल पेपर में आपको मिनिमम 25% आना चाहिए। ओवरऑल जो है कम से कम 290 से 310 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप ये मान के लिए आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप जैसे ही आप जो बंदा रिटन एग्जाम क्वालिफाइड कर लेगा उसके नेक्स्ट राउंड के लिए एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी देखिए एक इंटरव्यू प्रक्रिया प्रोसेस होता है, इसे 5 दिन का प्रक्रिया प्रोसेस होती है। इस 5 दिन की प्रक्रिया प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले दिन आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, देखिए जैसे आपको ऑफिसर ग्रेड के लिए पोस्टिंग दी जाएगी तो ऑफिसर ग्रेड में आपकी इंटेलिजेंस कहता है कि आप एज ए ऑफिसर कैसे रिएक्ट करेंगे, इस चीज़ का आपका एक आईक्यू टेस्ट टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन आपका होता है पीपीटी और डीटी। पीपीटी मतलब पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक कोई पिक्चर वगैरह दिखाई जाएगी 10 सेकंड के लिए। उस 10 सेकंड के पिक्चर में आपको पूछा जाएगा कि कुछ पूछ लिया जाएगा कि आपने इस पिक्चर में क्या ये चीज़ें ऑब्जर्व किया, कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व की, या क्या ये चीज़ थी इसमें या नहीं थी। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और डीटी में मतलब आपको पिक्चर पर दिखाएगी, उसका डिस्क्राइब करना होगा, उस पिक्चर के बारे में पूरा एक डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो पीपीटी होगा वो बिल्कुल आप इसमें इंग्लिश मोड ही रहता है। डीटी में आपका हिंदी मोड भी, हिंदी इंग्लिश मोड दोनों रह जाता है। हाँ, दूसरी एक चीज़ बात रह गई थी, रिटन एग्जाम में जो बात करते हैं, रिटन एग्जाम का मोड जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में होगा। यानी कोई बच्चा हिंदी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है या किसी भी हिंदी माध्यम का बोर्ड का है तो वो भी इसका एग्जाम दे पाएगा। बायलिंगुअल एग्जाम पेपर आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको दे पाएंगे और हिंदी मीडियम वाले भी दे पाएंगे, ठीक है। दोनों तरह का पेपर होता है, ठीक है। ग्रुप टास्क होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद फाइनल आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपकी मेरिट बनाई जाती है। मेरिट बनाई जाएगी किसमें, जो आपका रिटन एग्जाम में आएगा और जो आपका इंटरव्यू, दोनों के नंबर के आधार पर मेरिट बनाएगी। तो इंटरव्यू का जो मार्क्स होते हैं वो भी 900 का मार्क्स होता है, ठीक है। तो 900 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपका 1800 नंबर की ओवरऑल मार्क्स में से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो मेरिट में ये मान के चलिए अभी लास्ट जो कट ऑफ गई करीब 664 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो ये मान के चलिए अगर आपके 300 नंबर इसमें आ जाते हैं तो इंटरव्यू में भी आपके 364 मिनिमम कम से कम मार्क्स लेने पड़ेंगे। यानी कि आपका जो इंटरव्यू का स्कोर रहेगा 300 से अगर 350 नंबर तक आपके इंटरव्यू में आ जाते हैं तो आपका काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। अगर आपका इधर आप 310 के आसपास स्कोर कर लेते हो तो आपका रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों में काफ़ी हद तक सेफ हो जाओगे, आपका 100% सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब जो लोग इंटरव्यू का यानी एसएसबी राउंड क्वालिफाइड कर लेंगे उनके लिए जो है फिर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट बनने के बाद जो है फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के लिए इसमें कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ चेक की जाती है, आपकी हाइट से लेके वेट, आपकी आई टेस्ट वगैरह भी सब कुछ इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अगर कोई बंदा जो है चश्मा लगाता है तो वो भी इसमें एलिजिबल है, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं कि इस आर्मी के लिए बात करें तो -2.5 दूर की अगर आई साइट है तो आपका एलिजिबल हो, ठीक है। वहीं पास के लिए बात करें तो +2.5 तक अगर आपकी है तो आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो। वहीं बात करते हैं नवल एकेडमी और नेवी के लिए, तो उसमें दूर की जो है -1 अगर पॉइंट तक है, -1.0 तक अगर आपकी है तो आप उसके लिए एलिजिबल कर सकते हैं आई साइट। दूसरा अगर पास की देखा जाए तो पास में जो है अगर पास की आई साइट की बात करें तो +2 तक भी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी आई साइट की बात, ठीक है। इसके बाद इसमें आपकी कुछ मेडिकल फिटनेस होता है, जैसे फ्लैट पैर है किसी का तो वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर कोई बंदा जैसे दोनों पैर ज्वाइंट करा के खड़ा किया जाता है तो उसके अगर घुटने आपस में टकरा रहे हैं तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा क्या होता है, हमारी नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है तो उसके लिए भी वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। किसी के कानों में अगर बहुत ज़्यादा बैक्स वगैरह बनता है तो आप मेडिकल के जाने से पहले उसको साफ़ करा लीजिएगा, ठीक है। आपके टीथ की स्केलिंग करा लीजिएगा, दांत भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि अगर दांत आपके गंदे हुए आप मेडिकल की फिटनेस के लिए जा रहे हो तो भी उस पर भी वो रिजेक्ट कर देंगे आपको, ठीक है। तो इस जाने से पहले आप कानों की सफाई और दांतों की सफाई जरूर करा लीजिएगा, ठीक है।
तो ठीक है। बाकी अगर किसी को हाइड्रोसिल की समस्या है तो वो भी एक आप उसको देख लीजिएगा, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप जो मेजर कॉजेस जिनकी वजह से मेडिकल अनफिट किए जाते हैं, उन चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर आपके अंदर वो कोई कमियाँ हैं तो आप जो है इसका फार्म ना ही भरे तो अच्छा है। अगर खाली आपको टेस्ट देना है तो एक अलग बात है, ठीक है। क्योंकि मेडिकल पे भी इनके बिल्कुल रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, उस मेडिकल स्टैंडर्ड से बियॉन्ड ये बात नहीं जाते हैं। उस मेडिकल स्टैंडर्ड का जो उनके नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही मेडिकल की बात की जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट की। तो इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट, तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने की डेट है वो 11 दिसंबर 2024 से इसके आवेदन पत्र शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट देखिए 31 दिसंबर 2024 तक की है, यानी मैक्सिमम आपको 20 दिन का ही समय दिया गया है इसको फार्म भरने के लिए। तो आप जो है जल्द से जल्द इसका आवेदन शुरू कर दीजिएगा। फार्म की इस बार प्रक्रिया चेंज की गई है, OTR रजिस्ट्रेशन टाइप का किया है, थोड़ा लेंथी फार्म है, तो उसके लिए लास्ट तक इंतजार मत करिएगा। लास्ट में वेबसाइट कहीं बिजी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए आप पहले से आवेदन करिएगा। अगर फार्म भरते समय आपके कहीं कोई मतलब मिस्टेक्स हो जाती है तो करेक्शन के लिए भी आपको टाइम मिलेगा। ये आपका करेक्शन का टाइम जो है लास्ट डेट जब खत्म हो जाए, यानी 31 दिसंबर 2024 के बाद जो है आपको अगले 7 दिन का आपको मौका मिलेगा, यानी 1 जनवरी 2025 से लेके 7 जनवरी 2025 तक आपको इसका फार्म जो है करेक्शन करने का आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम जो है आपका 13 अप्रैल 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। रिजल्ट की बात करते हैं तो करीब जून में इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। जुलाई अगस्त में करीब करीब इसका इंटरव्यू का लिए आपकी कॉल आ जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है रिटन में, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर तक आपका फाइनल सब कुछ फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह का आपका ये पूरी प्रक्रिया रहती है। बात करते हैं फीस, आवेदन फीस की बात करते हैं तो आवेदन फीस जो है जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। वहीं बात करते हैं SC और ST कैटेगरी, साथ में फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो इनके लिए जो कोई फीस नहीं है, यानी 0 फीस रखी गई है, ठीक है। बात करते हैं आवेदन कहाँ करेंगे, किस वेबसाइट पे आवेदन करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको upsconline.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो हमारे वीडियो के लास्ट में हम आपको सिलेबस अपना प्रोवाइड कर देंगे, आप चाहें तो उसमें चेक कर लीजिएगा कि मैथ में क्या क्या आता है। और दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक UPSC NDA 1 के रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। अब मुझे लगता है इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट अगर आपके मन में रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उन लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने लोगों ने मेरा चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और दिन नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई वैकेंसी के साथ। बहुत तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।